तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या लास्ट लेक्चर में हमने जो परसों कभी 3-4 दिन के पहले जो लेक्चर लिया था उसमें हमने देखा था कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड वेरिएबल सेपरेबल मेथड ये जो फर्स्ट मेथड है ये हमारा हो चुका था, फिर भी हमें कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट मेथड था हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इस मेथड में हम करते क्या है कि फर्स्ट हमें क्या करना होता है कि जो डिफरेंशियल है उसको हमें दोनों अलग करने होते हैं। मतलब डिफरेंशियल हमारे क्या पास है, dy बाई डी बराबर। तो इसमें से dy जो है वो एक साइड में होना चाहिए और dx क्या होना चाहिए, एक साइड में होना चाहिए। मतलब ये हमारा इक्वल का साइन है, तो dy किसी एक तरफ होना चाहिए और dx एक तरफ होना चाहिए, और दोनों कैसे होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए। मतलब कोई डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। जैसे कि इस फॉर्म में होना चाहिए, dy इक्वल टू dx। और इनमें जो मल्टीप्लिकेशन में जो भी आएगा वो जो फॉर्म होगा, यहाँ पे जो भी फंक्शन रहेगा वो सिर्फ y का फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ y ओनली, फंक्शन ऑफ y ओनली। मतलब जिसमें y के टर्म से ऐसा ही फंक्शन होगा, और जो यहाँ पे फंक्शन आएगा वो सिर्फ होगा फंक्शन ऑफ x ओनली, फंक्शन ऑफ x ओनली। ओके, ये सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ, हमारा हो गया हमारे टॉपिक, फिर भी कुछ प्रॉब्लम हमें प्रैक्टिस करना होगा। तो यहाँ पे देखो ऐसे आपको फॉर्म बनाना है, डीवा एक साइड में, चाहे किसी भी साइड में हो, या इस साइड में हो या इस साइड हो, लेकिन डीवा एंड डी एक्स क्या करना है आपको, दोनों अलग करना है। और जहाँ पे डीवाई होगा वहाँ पे वाई का फंक्शन होगा सिर्फ, और जहाँ पे डी एक्स होगा वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक्स का फंक्शन होगा। और ये डीवाई और डी एक्स कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि जैसे कि वाई अपॉन डी वाई, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो इसे न्यूमरेटर में होना पड़ेगा, तो इसे इस साइड में आना पड़ेगा। तो ये साइड में आएगा तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। मतलब आपको देखना है कि दोनों जो डी वाई एंड डी एक्स है वो दोनों क्या होने चाहिए, न्यूमरेटर में होने चाहिए, और दोनों सेपरेट होने चाहिए। फिर इसके साथ में जो फंक्शन आएंगे वो उसी वेरिएबल के होने चाहिए, डी वाई के साथ सिर्फ वाई के, और डी वाई के साथ डी एक्स के साथ। अगर नहीं है फंक्शन कोई भी तो वहाँ पे कांस्टेंट हो सकता है, बराबर। ऐसा नेसेसरी नहीं कि फंक्शन होगा ही, नहीं होगा तो कोई एक कांस्टेंट हो सकता है, जैसे कि 3, 5, 1, 7 कुछ भी। तो फिर भी कुछ हम ये लेक्चर भी उसी मेथड के प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/y। हाँ, तो एक बात और कि जब हम सेपरेट करते हैं, जैसे कि कर लिया डी वाई एंड डी एक्स, तो उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा रहता है कि उसे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और इंटीग्रेशन करने के बाद आपको निकालना है y। मतलब ये 3 स्टेप में आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। पहले तो सेपरेट करो, सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन निकालो। इंटीग्रेशन अगर आपको आता है तो इंटीग्रेशन के बाद आपको y मिल जाएगा। तो y इज योर सोल्यूशन। हमेशा आपको क्या निकालना होता है, y निकालना होता है इस इक्वेशन से, डी वाई बाई डी। तो सपोज ये मेरा प्रॉब्लम है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/y। तो मुझे अभी सेपरेट करना है डी वाई एंड डी एक्स। तो मैं कैसे सेपरेट कर सकता हूँ, अभी डी वाई तो ऊपर ही न्यूमरेटर में, तो इसको मैं यही पे रखूंगा। डी एक्स को मुझे सेपरेट करना है, तो डी एक्स ये साइड में चला जाएगा, बराबर। तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जैसे कि देखो, डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स इंटू 1/y। ओके, फिर भी ये पूरा सेपरेट नहीं हो गया क्योंकि डी वाई डी एक्स तो सेपरेट हो गए, लेकिन जो डिफरेंशियल उसके साथ उसी के वेरिएबल, उसी के फंक्शन होना चाहिए। तो ये जो y है, ये y dx के साथ में होना चाहिए। तो इसे वापस आपको क्या करना पड़ेगा, इस साइड में लेकर आना पड़ेगा। तो फाइनली आपका कैसे हो जाएगा, ये y अगर ये साइड में आएगा तो y इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। ओके, फिर ये होने के बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, इमीडिएट स्टेप, इसे इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेशन अगर करोगे दोनों साइड में तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो अभी ये इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने उस दिन भी बोला, आप अगर फॉर्मूला कर पता नहीं होगा तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो y का इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू dy,
मतलब किसी भी वेरिएबल का उस वेरिएबल के साथ अगर आप इंटीग्रेशन निकालते हैं, जैसे कि एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय टू, ओके, प्लस सम कांस्टेंट। वैसे ही अगर आप वाई का इंटीग्रेशन निकालोगे तो वाई का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, वाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई, वाई स्क्वायर डिवाइड बाय टू। जैसे कि उस दिन बताया था मैंने कि एक्स रेस टू एन होगा आपके पास, तो एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। मतलब एक पावर आपको क्या करनी है, एक्स बड़ा नहीं है और वही उसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे y की पावर क्या है, वन है, यहाँ पे y की पावर दिया नहीं मतलब वन है, तो y की एक पावर आपकी क्या होगी कि बढ़ जाएगी, मतलब वन का टू हो जाएगा और डिवाइड भी क्या होगा, टू हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन होगा वाई स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब कांस्टेंट है, एक वन है, कुछ नहीं मतलब वन है, तो वन का इंटीग्रेशन हमारा क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स एक्स आ जाएगा। बराबर, ये फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। वन का इंटीग्रेशन क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स एक्स आ जाएगा, प्लस सम कांस्टेंट सी जो हम हमेशा ऐड करते हैं। इसका मतलब आपका सॉल्यूशन आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स प्लस टू सी। इसका मतलब फाइनल सॉल्यूशन आपका आ गया y इक्वल टू, आपको y निकालना है तो y इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ टू एक्स प्लस सी। ओके, तो दिस इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपको तीन स्टेप में करना है। पहले सेपरेट करो, सेपरेट तो हो जाएगा आपसे, फिर इंटीग्रेशन आपको अगर जिनको इंटीग्रेशन जिनका अच्छा है उनका जल्दी हो जाएगा, और उनको नहीं आता है इंटीग्रेशन तो उनको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बराबर, सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना, फिर इंटीग्रेशन के बाद आपको वाई निकालना। अभी ये टू सी की जगह मैंने सी क्यों लिया, क्योंकि टू सी सी इज अननोन कांस्टेंट है, अननोन कांस्टेंट है मतलब उसकी वैल्यू हमें पता नहीं, तो उसको हम मर्ज कर सकते हैं आगे हम दूसरे कांस्टेंट में, सी कांस्टेंट। नेक्स्ट वन, किसी को कुछ हल्का भी डाउट रहेगा तो बोल सकते हैं, मैं मेरे फ्लो में कंटिन्यू करूंगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एट इंटू वाई। ओके, एकदम सिंपल सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ स्टार्टिंग में मैं। अभी इसे हम कैसे कर सकते हैं, डी वाई को और डी एक्स को सेपरेट करो पहले, तो डी वाई तो यहीं पे रहेगा न्यूमरेटर में, तो डी एक्स जाएगा उस साइड में, ये होगा डी एक्स इंटू एट इंटू वाई। अभी फिर भी ये जो y है ये कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट अगर ये साइड जाएगा वो साइड जाएगा, कांस्टेंट किधर भी रहने दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ y एंड x के टर्म्स को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो y फिर ये एक dx के साथ नहीं होना चाहिए, तो y जाएगा इस साइड में, तो इस साइड में जाएगा तो क्या होगा, वन अपॉन वाई हो जाएगा, वन अपॉन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू एट, यहाँ पे लिख देता हूँ एट इंटू डी एक्स। ये सेपरेबल हो गया, फिर इस सेपरेबल होने के बाद आपको क्या करना है, इसे इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, वन अपन वाई का इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेट करोगे वन अपन वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एट इंटू डी एक्स। इसके बाद आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। वन अपन वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, किसी को नहीं पता, बराबर। वन अपन वाई का इंटीग्रेशन होता है लॉग वाई। ये सारे फॉर्मूला एक बार देख लो, log y इक्वल टू एट डी एक्स, मतलब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमारा हमेशा क्या होता है, इसको x से मल्टीप्लाई कर देता है, तो यहाँ पे क्या होगा एट इंटू एक्स प्लस सी। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अभी मुझे y निकालना है तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो आपने यहाँ तक भी रख दिया तो भी आपका आंसर फुल हो गया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे क्लियर हो गया, लेकिन आपको अगर और प्रॉपर फॉर्म में लिखना है, मतलब सिर्फ इन टर्म्स ऑफ वाई, तो आप कैसे लिख सकते हैं, ये लॉग वाई को हटाना पड़ेगा, और लॉग वाई को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, ई से जो ई होता है, ई एंड लॉग हमारा हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। आपने कभी 11th-12th में पढ़ा होगा, तो ई एंड लॉग वाई, लॉग जो होते हैं दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। इनवर्स मतलब जब भी ई रेस टू लॉग वाई आता है ना, तो ई रेस टू लॉग वाई, ई रेस टू लॉग जब आता है ना, तो ई रेस टू लॉग का आंसर हमेशा वन आता है, और जब भी log इंटू ई आता है तो उसका भी हमेशा आंसर क्या आता है, वन आता है। मतलब ये दोनों के क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है, इनवर्स फंक्शन है। ये दोनों जब भी मल्टीप्लिकेशन में आएगा हमेशा आंसर उसका वन आएगा।
तो मुझे यहाँ से अगर लॉग हटाना है तो मुझे ई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ई से पावर करनी पड़ेगी। तो ई से अगर हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एंड लॉग क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो देखो दोनों साइड में अगर मैं ई अप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा, ई रेस टू लॉग वाई इक्वल टू ई रेस टू एट एक्स प्लस सी। तो अभी ई एंड लॉग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हट जाएगा, फिर बचेगा क्या हमारे पास, y बचेगा। तो y इक्वल टू क्या होगा, ई रेस टू एट एक्स, और इसको अगर हम सेपरेट करेंगे तो ई रेस टू एट एक्स इंटू ई रेस टू सी। तो ई रेस टू सी जो कांस्टेंट है उसको मैं दूसरे कोई कांस्टेंट के साथ में रिप्लेस कर सकता हूँ, मतलब y इज इक्वल टू, इसको मैं एक k लिख सकता हूँ क्योंकि ये भी कांस्टेंट हो गया, ई रेस टू एक कम कांस्टेंट है, तो k इंटू हो जाएगा ई रेस टू एट एक्स। या फिर आपने आंसर अपना यहाँ तक स्टॉप कर दिया तो भी चलेगा, ये सिर्फ एक्स्ट्रा स्टेप है आपको थोड़ा अच्छी तरह से लिखने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू k इंटू ई रेस टू एट एक्स। वन मोर एग्जाम्पल, तो एकदम बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगा तो वो आपको सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन में बाकी दूसरा है कुछ, कुछ इंटीग्रेशन के 4-5 फार्मूले, वो अगर किसी को आते हैं फार्मूले, आना मतलब बहुत बड़ी बात नहीं, इसमें आप एक बार 5 मिनट अगर देखोगे, जब कभी करते नहीं लेकिन अगर आप देखोगे तो वो आपसे हो जाएगा। थर्ड वन, dy बाय dx इज इक्वल टू 1/3y²। देखो अगेन ये सिंपल है, यहाँ पे अगर आपको क्या करना है, सेपरेट करना है तो क्या हो जाएगा, dy यहीं पे रहेगा, dx इस साइड में चला जाएगा, और अपॉन क्या है 3y²। अगेन इसे क्या करना पड़ेगा, हमें y² को, सॉरी 3y³ देकर स्क्वायर, इस 3y² को हमें क्या करना पड़ेगा, आइदर y² को भी इसको लेके गए तो भी चलेगा, या फिर पूरा 3y² लेके गए तो भी चलेगा। तो इस 3y² को हमें ये y साइड में लेना पड़ेगा, तो ये होगा 3y² इंटू dy इज इक्वल टू dx। इसके बाद आपको करना है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन होगा 3y² dy इज इक्वल टू dx। अब इसका इंटीग्रेशन किसी को आइडिया आई होगी, 2 एग्जाम्पल हो गए हमारे, क्या हो सकता है इंटीग्रेशन 3y² का, फिर डेरिवेटिव क्या हो सकता है, 3y² का डेरिवेटिव क्या हो सकता है। तो आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इतना कंफ्यूजन की है, 1-2 बार गलती होती है ठीक है, 3 बार गलती होती है ठीक है। मैंने कितने बार बोला कि देखो डेरिवेटिव x⁻n है तो उसका डेरिवेटिव आता है n इंटू x⁻n-1, और x⁻n है तो उसका इंटीग्रेशन आता है x⁻n+1 अपॉन n+1। मतलब आपको करना क्या है, कितनी बार बोला कि यहाँ पे डेरिवेटिव अगर निकालते हैं तो इसकी पावर एक कम करो और वो ये पावर यहाँ पे लिखो, लेकिन जब इंटीग्रेशन निकालते हैं तो इसकी पावर एक बढ़ाओ और वो पावर डिवाइड करो। बताओ तो अभी 6y होने का मतलब क्या है, 3y² है तो हमें क्या करना है, पावर एक बढ़ानी है और वो पावर आपको नीचे लिखना है। तो 3y क्या हो जाएगा, स्क्वायर y, 2 का क्या होगा 3 हो जाएगा, और वो 3 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 कैंसिल होकर आपको क्या मिलेगा, एटम y³ मिलेगा। बस वो एक सिंपल फॉर्मूला है, वो अब फिर से दिमाग में डालो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एक ही डिफरेंस है, सिर्फ एक्स मतलब सिर्फ जस्ट वेरिएबल लिया है, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे वाई है, जेड है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जनरल फार्मूला के लिए मैं एक्स ले रहा हूँ। अगर आपके पास x⁻n है, n मतलब कोई भी नंबर ना, हम पर्टिकुलर नहीं ले रहे, पर्टिकुलर जो भी आएगा वो देख लेंगे। तो x⁻n का डेरिवेटिव क्या होता है, ये पावर जो है यहाँ पे आती है, फिर यहाँ पे एक पावर कम हो जाती है, और उसके रिवर्स जब हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो रिवर्स क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव मैंने बोला है कि एक दूसरे के क्या अपोजिट है, तो जो ऑपरेशन है वो क्या अपोजिट होगा, अपोजिट। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, पावर कम किया, तो इसके अपोजिट क्या होगा, पावर बढ़ जाएगी, दोनों एक दूसरे के रिवर्स है ना। तो यहाँ पे अगर मैं पावर कम कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर बढ़ जाएगी, मतलब उसके रिवर्स कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ ऑपरेशन। तो यहाँ पे पावर अगर बढ़ जाएगा तो x⁻n+1 हो जाएगा। और दूसरा मैंने क्या किया, जो ये पावर थी यहाँ पे न्यूमरेटर में लिख दी, उसका अपोजिट क्या होगा, उसके डिनोमिनेटर में लिख दूंगा,
मतलब दोनों जो ऑपरेशन थे वो एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट कर रहा हूँ। वहाँ पे न्यूमरेटर में लिख रहा है, फिर डिनोमिनेटर, सॉरी एन प्लस वन, यहाँ पे न्यूमरेटर में लिख रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में, और वहाँ पे पावर कम कर रहा है, यहाँ पे पावर बढ़ा रहा हूँ। ये डिफरेंस है। इसमें कितना सेकंड लगता है? आप एसवाईआईटी में गए, आपको कितना, अब 5-10 सेकंड का काम है, और एसवाईआईटी जाने की बात भी नहीं, आपको 2 साल वही किया आपने 11-12 में। बेसिक इंटीग्रेशन आपको है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये 3 तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रखो। y का अगर यहाँ पे 2 है तो उसकी पावर बढ़ के 3 हो जाएगी, और अपॉन डिवाइड बाय 3 हो जाएगी। फिर उसके बाद ये 3 कैंसिल होता है, आपके पास मिलेगा y3, तो ये हो जाएगा y3। और यहाँ पे देखो कोई नहीं, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमारा क्या आएगा, वही वेरिएबल आएगा जो भी उसके साथ होगा। जैसे विथ रिस्पेक्ट टू dx करे तो यहाँ पे आएगा x आएगा, और हम प्लस कांस्टेंट ऐड कर देते हैं इंटीग्रेशन होने के बाद। तो ये होगा आपका y3 इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ पे खत्म हो गया ना सोल्यूशन। अगर आपको और भी अच्छे से लिखना है तो आप y के फॉर्म में लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्यूब है तो दोनों साइड में अगर क्यूब रूट अप्लाई करोगे तो क्यूब अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, क्यूबिक ऑफ एक्स प्लस थ्री। अगर ये इतना भी नहीं आता है तो यहाँ यही तक रुक जाओ, y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, नेक्स्ट वन। अभी जो नेक्स्ट है वो उससे थोड़ा और अलग है। मतलब ये तो लेवल 1 था, अभी आपका लेवल थोड़ा स्टेप 2 का ले जाएगा। लेवल 1 में आपको इतना प्रॉब्लम। ठीक है, इससे पहले मैं और एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। dy बाई डी टी इज इक्वल टू कोसेक वाई। ओके, अभी आपको फर्क क्या है, एक्स की जगह मैंने टी लिया, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे अगेन क्या होगा, आपको सेपरेबल करना पड़ेगा वेरिएबल। कैसे सेपरेट हो जाएगा, डी वाई तो यही करेगा, डी टी इस साइड में जाएगा, कोसेक वाई यहाँ पे आएगा डी टी, बराबर। तो अभी ये y का फंक्शन है, y है ना, कोसेक y दिया, तो y का ये साइड में आ जाएगा, डी वाई के साथ आ जाएगा। तो कैसे होगा, 1 अपॉन कोसेक y इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, ये होगा सेपरेट। इसके बाद आपको करना है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कोसेक y डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अभी कोसेक y का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है 1 अपॉन कोसेक y, लेकिन आपको ये पता है कि 1 अपॉन कोसेक y किसके बराबर होता है, कौन से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बराबर होता है। आपके पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक। तो 1 अपॉन कोसेक y किसके बराबर होता है, किसका इनवर्स फंक्शन है। 1 अपॉन कोसेक y जो फंक्शन है वो किस फंक्शन के बराबर है, एक को भी नहीं पता। ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक हमने फंक्शन देखे थे उसमें ये दिया था ना, 1 अपॉन कोसेक y किस फंक्शन के बराबर होता है, साइन, साइन फंक्शन के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन कोसेक y हो जाएगा साइन y। ये मैंने सिर्फ अभी इंटीग्रेशन ही निकाला, ये सिर्फ 1 अपॉन कोसेक y का जो फॉर्मूला है वो लिखा है, 1 अपॉन कोसेक y हो जाएगा साइन y इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी टी। अभी आपको निकालना है इंटीग्रेशन। तो अगेन वही बात आ गई कि साइन एंड कॉस वाई का अगर आपको इंटीग्रेशन पता है तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि साइन वाई का इंटीग्रेशन क्या है, जिसके लिए हमने लास्ट 2 लेक्चर भी वेस्ट किए थे सिंपल इंटीग्रेशन के लिए। साइन 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 का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव तो कॉस होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है। और आपको मैंने ये भी बोला था कि साइन एंड कॉस का इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव दोनों एक दूसरे में छिपे हुए, दूसरा कोई नया फंक्शन नहीं आता उसमें। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस माइनस कॉस। अगर विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकाल रहे तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस कॉस। और यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं, 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी विथ रिस्पेक्ट टू टी चल रहा है तो यहाँ पे होगा टी प्लस टी।
ओके, तो ये कैसे हो जाएगा आपका कॉस वाई। अगर ये माइनस साइन इस साइड में जाएगा तो क्या होगा, कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस सी माइनस सी। या फिर इसको कॉमन लिखेंगे तो ये होगा माइनस ऑफ सी प्लस सी कॉस। यदि आपको निकालना है y तो हम क्या निकाल कर सकते हैं, y इज इक्वल टू, ये cos इस साइड में जाएगा तो होगा cos इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ सी प्लस। ठीक है, यहाँ तक मत जाओ, आपको यही तक रुकना है, यहाँ पे रुक, क्योंकि आपको ये बेसिक आ गया तो भी बहुत बात है, बहुत बड़ी बात है। आपको यही तक रुकेगा तो भी चलेगा, cos का इक्वल टू माइनस सी माइनस सी, मतलब इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वही तक आपको क्या करना है, रुकना है। और वन मोर ट्राई करेंगे हम, कुछ एग्जाम्पल और इसमें थोड़ा दूसरा एक फॉर्मूला अप्लाई है, लेकिन इसमें अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहता तो इसमें कुछ इंटरेस्ट आ जाता। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें थोड़ा आपको वर्क करना पड़ेगा। देखो अभी क्या करेंगे, पहले हम एक्स एंड वाई को सेपरेट करेंगे, हमारा फर्स्ट जो टारगेट है। तो एटलीस्ट इतना तो बताओ, एक्स एंड वाई को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप भी आप क्लियर होता है तो प्रैक्टिस से हमारा बाकी स्टेप हो जाएगा। एटलीस्ट डी एक्स एंड डी वाई को तो सेपरेट करके बताओ, फिर बाकी काम करके दिए। एक सेकंड रुको या अटेंडेंस देखने। हाँ बोलो, क्या बोल रहे, डी वाई बोलो, गलती हुई तो कोई मारने नहीं। डी वाई ऐसे रखता हूँ मैं, डी एक्स एक साइड में लेके जाता हूँ बराबर, फर्स्ट तो मुझे ये करना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बोलो इसके बाद, बोलो इसके बाद क्या करूँ। अरे पूरा उसको सेपरेट तो करो ना, इंटीग्रेट करने के लिए। डी वाई के साथ वाई के टर्म्स होने चाहिए, डी एक्स के साथ एक्स के टर्म्स होने चाहिए। 1 प्लस एन स्क्वायर में, वो एक्स स्क्वायर है, एन कैसे आएगा जब हम एक्स एंड वाई की बात कर रहे थे। नहीं नहीं, दिख भी रहा होगा तो भी आपको समझना चाहिए कि हम सिर्फ दो ही वेरिएबल की बात कर रहे हैं ना, अभी डिफरेंशियल में एन कहाँ से है। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 2 डी एक्स वाई डी एक्स। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलो मुझे क्या करूँ। हो गया खत्म। थोड़ा यही तक रुक जाओगे आप, क्या होगा, वाई इधर आ जाएगा। देखो आपको मैंने क्या बोला कि वाई एंड एक्स को सेपरेट करना है, तब ये जो एक्स है वो तो डी एक्स के साथ है, उसको वाई में लेके जाके क्या करूँ, वापिस वाई पे लेके जाके क्या, वाई के साथ तो वाई होगा ना। यहाँ पे आपको करना क्या है, सिर्फ वाई का देखो ना, वाई कहाँ जाएगा, ये वाई इधर जाएगा, ये बाकी तो एक्स वाले टर्म से उसको क्यों हटा रहे हो वापिस, वो तो चुपचाप डी एक्स के साथ ही है ना। ये एक्स वाले वाई के साथ लेके करोगे क्या, उसको क्या करना होगा, ये वाई जो है वाई को डी वाई के साथ लेना पड़ेगा, ये 1/y डी वाई इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हो गया अभी सेपरेबल फॉर्म, डी एक्स के साथ सारे एक्स वाले
और dy के साथ सारे y वाले। बहुत कुछ है, रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। अभी इसके बाद क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। सिंपल इंटीग्रेट कर दो, 1/y dy इज इक्वल टू 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, क्या होगा सुमित लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन? log y हो जाएगा बराबर। 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log y। अभी राइट हैंड साइड का भी मैंने उस दिन बताया था, जो 2-3 लोग प्रेजेंट थे, लेकिन आज बहुत लोग जो एब्सेंट थे उस दिन, तो उनको नहीं पता होगा। तो राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, तुम्हें तो अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं। इसीलिए भी मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि इस टाइप का अगर इंटीग्रेशन आता है तो हम क्या करते हैं, पहले देखते नॉर्मली उसमें क्या पैटर्न आता है। ये तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/y तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो 1/y का इंटीग्रेशन होगा log y। लेकिन अगर ये रैशनल फॉर्म में आता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, तो आपके लिए वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा इंटीग्रेशन। तो उस टाइम आपको क्या देखना है, अगर कभी भी इंटीग्रेशन में मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में, खासकर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में आता है ना, तो आपको देखना है कि वो इस फॉर्म में है या नहीं। मतलब f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx, इस फॉर्म में वो इंटीग्रेशन नॉर्मली 90% इस फॉर्म में वो दिया होता है बराबर। क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि ज्यादा कैलकुलेशन है, वो कुछ ट्रिक छूटता है उसमें, वो ट्रिक आपको देखना होता है कि ये इस फॉर्म में वो दिया होता है। आपको हमेशा ये चेक करना है, जब भी रैशनल फॉर्म में दिया होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो वो इसी फॉर्म में दिया हुआ रहता है, वो आपको देखना है। 1% ऐसी केस हो सकती है कोई इस फॉर्म में नहीं हो सकता, लेकिन 99% इसी फॉर्म में होता है। तो ये फॉर्म क्या है, ये फॉर्म ए बोल रहा है कि यहाँ पे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होता है बराबर। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स मतलब एक फंक्शन मैंने दिया, जो भी होगा उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होता है। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो 1/x² है, 1/x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x बराबर। तो ये हो जाएगा 2x, मतलब ये न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो ये इसी फॉर्म में हो गया ना, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे और न्यूमरेटर में एफ डैश ऑफ एक्स, ये फॉर्म में होगा। और मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि देखो, अगर आपके पास ऐसा कोई ये फंक्शन है साइन एक्स या फिर माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये भी अगर आपके पास फंक्शन आता है तो ये किस फॉर्म में, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में। क्योंकि यहाँ पे हमारा एफ ऑफ एक्स अगर कॉस एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है कॉस एक्स, मतलब ये इस फॉर्म में होगा। तो जब भी इस फॉर्म में आता है कोई भी फंक्शन, रैशनल फंक्शन, तो आपका इंटीग्रेशन कैसे होता है, सिंपली आपको क्या करना होता है, लॉग ऑफ मतलब यहाँ पे फॉर्मूला में लिखते देता देखो, अगर आपके पास ऐसा कोई इंटीग्रेशन है एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर। जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो होता है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट ऐड कर देते हैं बराबर। तो ये उस फॉर्म में, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग ऑफ, बोलो लॉग ऑफ क्या आएगा, लॉग ऑफ अभी बोलो ना क्या आएगा। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है और एफ डैश ऑफ क्या है, यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स क्या है 2x है और एफ ऑफ एक्स क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डायरेक्ट लिया है प्लस, ओके। ये होगा log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अभी आपको देखना क्या है कि ये आंसर तो यहाँ तक ठीक है, अगर आपको और बेटर आंसर लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, दो तो लॉग आ गए आपके पास, यहाँ पे y के पास भी लॉग है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पास भी लॉग है। तो अगर हमें लॉग हटाना है तो हम एक कर सकते हैं, ये सी को हम कैसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट सी को
सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे होगा जाएगा, देखो ये क्यों हम रिप्लेस करते हैं सी की जगह लॉग सी या कुछ भी हम, क्योंकि सी हमेशा हमारा अननोन कांस्टेंट है। तो जब भी अननोन कांस्टेंट आता है तो उसे किसी दूसरे कांस्टेंट के साथ हम रिप्लेस करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट हमें पता नहीं कौन सा है, इसलिए हमारे पास वो लिबर्टी है कि हम उसको कैसे भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये होगा लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग सी। और हमने ये जिसके लिए किया है, किसके लिए किया, एडजस्टमेंट करने के लिए, तो हम ऐसे बाद में लिख सकते हैं लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ, क्योंकि लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी, तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सी हो जाएगा। और ना ये जो लॉगरिथम का एक फॉर्मूला है, ऐसे लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए इंटू बी, ये एक फॉर्मूला है। तो ये मतलब आपको पता है, तो log ऑफ ए ये होगा आपका और log बी ये होगा, तो आप आखिर में ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ ए इंटू बी दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सी। और हमने ये इसलिए एडजस्ट किया, हमें log कैंसिल करना दोनों साइड में, तो अभी वो आसानी से कैंसिल हो जाएगा। log तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो अभी जितने प्रॉब्लम लिए उसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है या किसी को कुछ थोड़ा भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, हम वापस रिपीट कर सकते हैं। बराबर, तो ये किसी डाउट है? न्यूमरेटर, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर वाला? तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, डी वाई बाई डी, मैं अभी एक सोच रहा हूँ कैसा एग्जाम्पल है। फंक्शन एक्स अपॉन एक्स में टी विथ रिस्पेक्ट टू टी है ना, तो यहाँ पे हम लेंगे टी अपॉन, यहाँ पे लेंगे टी स्क्वायर अपॉन टी क्यूब इंटू वाई। ओके, तो यहाँ पे देखो ये फंक्शन मैंने टी स्क्वायर अपॉन टी क्यूब लिया है, तो आप यहाँ पे ऐसे कैंसिल भी कर सकते हो, ऐसे कैंसिल कर सकते हो कि टी स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हमें देखना है वो फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है। बराबर, नहीं तो आप कैंसिल करके डायरेक्ट लॉग वाई भी लिख सकते हो, लेकिन टेम्पररी हम उसे कैंसिल नहीं करेंगे, हम पहले सेपरेट करेंगे। तो ये सेपरेट होके क्या होगा, y डी वाई के साथ जाएगा, तो ये होगा 1/y डी वाई, और यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टी क्यूब इंटू टी टी। ओके, तो अभी देखो हमें देखना है कि ये एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स के फॉर्म में है या नहीं। कैसे, किस फॉर्म में देखना है आपको, एफ डैश एक्स एक वेरिएबल है, मैं हमेशा वही वेरिएबल आएगा ऐसा नहीं, एफ डैश एक्स एंड एफ ऑफ एक्स, मतलब सिर्फ आपको देखना क्या है कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए। अगर नहीं होता है, उसके लगभग फंक्शन है कोई, तो उसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने जानबूझ के वो टी स्क्वायर अपॉन टी क्यूब लिया, तो जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है टी क्यूब है, और टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या आता है, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है या नहीं देखना है आपको। टी टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या आता है, बोलो फटाफट, थोड़ा मीटिंग खत्म हो जाएगा। चार, टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या आता है,
3t² बराबर t³ का डेरिवेटिव है 3t²। अभी यहाँ पे वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है या नहीं देखना है आपको। तो न्यूमरेटर में देखो हमारे पास क्या है, t² है, लेकिन 3t² हमारा डेरिवेटिव है, तो हम यहाँ पे t² तो है हमारे पास, तो हमारे पास 3 नहीं है, लेकिन 3 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को एडजस्ट कैसे करना ये हमें पता है बराबर। उसे हम विदाउट चेंजिंग एंड एनी प्रीवियस स्टेप, मतलब प्रीवियस स्टेप में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे हम कांस्टेंट को एडजस्ट करते। जैसे कि हमने अभी तक देखा कि कभी अभी हमारा एडजस्टमेंट होता है तो हम अगर न्यूमरेटर डिवाइड करते तो उसको मल्टीप्लाई भी करते, मतलब अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, मतलब वो एडजस्टमेंट हो जाता है। देखो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, सपोज यहाँ पे मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 से डिवाइड भी कर दिया तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट द एंड 5 सेम कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसे एडजस्ट कर सकते हैं, किसे 3 को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें 3t² चाहिए ना, तो हम एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, हम पहले यहाँ पे 3t² तो लिखेंगे, मतलब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, ये हमारा एडजस्टमेंट होगा बराबर ना। 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से डिवाइड भी करेंगे तो ये हमारा एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि 3 तो कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन हमारा एक काम हो जाएगा ना, अभी हम अगर एडजस्ट करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/3 इंटू 3t² अपॉन t³ dt। तो अभी ये जो फॉर्म है ब्रैकेट में, ये प्योरली कैसा फॉर्म है, f' अपॉन f का फॉर्म होगा, या x बोल सकते हैं उसे, इसका डेरिवेटिव जो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेट करने के बाद। ये 1/3 ऐसे हो जाएगा log ऑफ t³ प्लस c। ये कभी आफ्टर द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन होने के बाद यहाँ पे जब इंटीग्रेशन दोगे तो फिर इंटीग्रेशन कैसे होगा, log ऑफ t³, मतलब जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, log ऑफ f(x) जो डिनोमिनेटर में। सिर्फ आपको एडजस्टमेंट अगर करने की बात आती है कांस्टेंट, तो आप एडजस्ट कर सकते हो उसे, क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं हमारे पास था तो हम इसे छोड़ के नहीं चल सकते थे, हमें क्या करना होगा था, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से डिवाइड भी कर सकते थे। तो ये हो जाएगा आपका एडजस्ट करके, वो उसका जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना। ठीक है, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस करो। वेरिएबल सेपरेबल मेथड अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे, या फिर भी किसी को कुछ थोड़ा डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो सेकंड मेथड है वो हम देखेंगे। चलो मैं यहाँ पे मीटिंग एंड कर देता हूँ।